नमस्कार। आज के इस क्लास में पढ़ना है समांतर क्रम संयोजन, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। पिछले वाले वीडियो में सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था। अब समांतर क्रम में मान लेते हैं कि दो सेल अपने पास में है। ये पहला सेल विद्युत वाहक बल मान लिया E1 और इसका आंतरिक प्रतिरोध मान लिया R1। दूसरा सेल ये वाला आंतरिक प्रतिरोध R2, विद्युत वाहक बल E2। इनको श्रेणी क्रम संयोजित करके इस तरीके से समांतर क्रम संयोजित करके और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से ऐसे एक परिपथ है वो बनाया। ठीक है, तो ये है समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार से पता चलता है कि ये सेलों का समांतर क्रम संयोजन है? तो अपन देखते हैं कि यहाँ जो दो सेल है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे का ये पॉजिटिव टर्मिनल। दोनों के जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक बिंदु से जुड़े हुए हैं। इन दोनों सेलों के जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आपस में एक बिंदु से जुड़े हुए हैं। तब अपन क्या कहते हैं, ये समांतर क्रम संयोजन है। तो इसका अर्थ यह है कि जब दिए गए सेलों के समान ध्रुवता के जो सिरे हैं वो एक बिंदु से जुड़े हुए हो तथा दूसरे जो समान ध्रुवता है वो एक बिंदु से जुड़े हुए, मतलब सबके पॉजिटिव एक पॉइंट से और सबके नेगेटिव एक पॉइंट से जुड़े हुए हो। ठीक है, अब अपने को इसमें ज्ञात क्या करना है? तो इसमें वही जैसे अपने श्रेणी में पढ़ा था कि इन सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध और तीसरे नंबर पर इस बाह्य प्रतिरोध में कितनी धारा है वो प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले मान लो कि भाई इस पहले सेल से ली गई धारा है I1, पहले सेल से ली गई धारा है I1, दूसरे सेल से ली गई धारा I2 है और ये I1 इस पॉइंट पे आती है, I2 भी इस पॉइंट पे आती है। तो ये दोनों आपस में जुड़कर और वो धारा बना रहे हैं I। ठीक है, और उस I का मान हो गया I1 प्लस I2। तो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I, जिसका मान कितना है? I1 प्लस I2। ठीक है, और ये अपने को पता भी है कि जब समांतर क्रम संयोजित होते हैं तो वहाँ धारा होती है वो अलग अलग होती है और परिणामी धारा वो कैसे ज्ञात करते हैं? जोड़कर ज्ञात करते हैं। तो यहीं से अपन स्टार्ट है वो करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में अगर अपन देखें कि पहले सेल के लिए विद्युत वाहक बल E1 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 है, तो टर्मिनल वोल्टता जो है V1 वो यहाँ और यहाँ दोनों जगह क्या रहेगी? समान रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये अपन ने पढ़ा है कि जब धारा अलग अलग होती है तब टर्मिनल वोल्टता V क्या होती है? समान होती है समांतर क्रम संयोजन में। ठीक है, तो यहाँ भी V लेंगे और यहाँ भी V लेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दो, अपने को स्टार्ट करना I1 प्लस I2 इक्वल I से। तो सबसे पहले अपन ज्ञात कर लेंगे I1 और उसके बाद में ज्ञात कर लेंगे I2। तो ध्यान दो, I1 ज्ञात करेंगे यहाँ से। तो क्या फॉर्मूला अपने पास में? V बराबर E माइनस IR। ये वाला जो फॉर्मूला है वो एक बार प्रथम सेल के लिए, तो प्रथम सेल के लिए ध्यान दो V की जगह V ही आएगा, उसके बाद में E की जगह E1 माइनस I1 और R1। ये तो हो गया प्रथम सेल के लिए। ऐसे ही दूसरा जो सेल है उसके लिए अगर अपन ज्ञात करें V बराबर E2 माइनस I2 R2। भाई यहाँ दूसरे सेल पर अगर देखें तो V की जगह V है, E की जगह E2 है और R की जगह R2 है। इस वाले फॉर्मूले में अपन रख देंगे। अब अपने को तो ज्ञात करना I1 का मान, I2 का मान, फिर इस इक्वेशन में रखना है। तो I1 इस वाले समीकरण से ज्ञात हो जाएगा, इस वाली समीकरण से I1 कैसे ज्ञात होगा? तो I1 R1 एक साइड लेके आ जाओ पक्षांतरण करके, और ये बच गया अपने पास में E1
माइनस वी, ठीक है। और अगर इसको अपन मान ज्ञात करना I1 का, तो R1 है वो हटके इसके बट्टे में आ जाएगा, R1 इसके बट्टे में आ जाएगा। तो यही मैं कर रहा हूँ, ये R1 जब हटाएंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा इसके बट्टे में, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही इसमें अपन ज्ञात करें तो I2 R2 पक्षांतरण कर लिया इसका, तो E2 माइनस क्या बच गया V। मान ज्ञात करना I2 का, तो R2 को यहाँ से हटाएंगे और ये R2 को हटाने से ये आ जाएगा नीचे हर की जगह, तो E2 माइनस V बटे R2। ये मान प्राप्त कर लिया I1 और I2, ठीक है। समांतर क्रम है तो समांतर क्रम में क्या इक्वेशन होती है, धारा अलग अलग होती है, तो I बराबर I1 प्लस I2। I1 क्या है, पहले सेल से ली गई धारा, I2 दूसरे सेल से ली गई धारा, ठीक है। और I क्या है, बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ठीक है। तो अपन यहाँ लिखें कि माना बाह्य प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा I है, कितनी है I। तो क्या इक्वेशन काम में आएगी यहाँ पे, I बराबर I1 प्लस I2। अब इसमें I1 की वैल्यू रखनी है और I2 की वैल्यू रखनी है, तो I इक्वल टू हो गया, I1 की वैल्यू ये वाली है E1 माइनस V अपॉन R1, ये I1 की वैल्यू प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, ये वैल्यू हो गई I2 की। और इसको आगे अपन सरल करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, ये R1 दोनों के अपॉन R2 भी दोनों के। तो ये इक्वेशन सरल करने के बाद में इस तरीके से लिख सकते हैं, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, फिर आगे प्लस E2 अपॉन R2 और उसके बाद में माइनस V अपॉन R2, ठीक है। अब इसको और आगे अपन सरल करेंगे, I इक्वल टू, देखो E के जो पद है ना उनको एक साथ कर लेंगे और V के पद है उनको एक साथ, तो E1 अपॉन R1 और ये प्लस E2 अपॉन R2, E2 अपॉन R2, या तो E के पद एक साथ कर लिए। अब पद बच गए V के, एक ये और एक ये, दोनों में V कॉमन है, माइनस का V कॉमन है, कॉमन ले लिया और पहले पद की जगह बच गया 1/R1, दूसरे पद की जगह बच गया 1/R2। अब इनको सरल कर लेंगे, यहाँ लघुत्तम लेंगे और यहाँ लघुत्तम लेंगे। तो सरल करने के बाद में पहले दो पदों का लघुत्तम हो गया R1 R2, ठीक है। तो ये हो गया E1 R2 प्लस E2 R1, ठीक है। उसके बाद में माइनस V और इन दोनों का वैसे ही लघुत्तम R1 इंटू R2 और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा R2 प्लस R1, ठीक है। तो ये अपने पास में मान आ गए किसका, I का, बाह्य प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसको सरल किया I1 प्लस I2 से और ये मान अपने पास में प्राप्त हुआ, ठीक है। अब अगर अपन देखें कि भाई अपने को तो ज्ञात करना इसमें तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, तो उनका मतलब क्या होता है। तो अगर इसके लिए अलग से अपन यहाँ एक डायग्राम बनाएं कि यहाँ मान लिया कि इन दोनों सेलों का एक ऐसा सेल है तुल्य सेल, ठीक है, इन दोनों के बराबर काम करेगा, तो उसका विद्युत वाहक बल कितना मान लिए E इक्विवेलेंट। ये एक ऐसा सेल है ये वाला जो इन दोनों की जगह काम कर रहा है, इन दोनों के तुल्य काम कर रहा है, तो इसका विद्युत वाहक बल क्या होगा, तुल्य विद्युत वाहक बल। इसका आंतरिक प्रतिरोध, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना मान लिया R इक्विवेलेंट। इन दोनों को हटाएंगे, इन दोनों को हटाएंगे, ये वाला सेल लगाएंगे तो बराबर ही काम होगा। तो अब ये इन दोनों को हटा के अगर अपन जोड़ें किससे, वही दिए गए बाह्य प्रतिरोध
आर से, तो ये बाह्य प्रतिरोध आर। ठीक है, इन दोनों के कारण जितनी धारा प्रवाहित हो रही कितनी आई, वो किसके कारण प्रवाहित होगी, इस वाले के कारण। तो यहाँ धारा कितनी होगी, आई। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, जो तुल्य डायग्राम है, उससे अगर अपन देखें तो क्या इक्वेशन बन के आ रही है इस वाले से, इससे बन के आ रही है कि V बराबर E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, ये वाली इक्वेशन बन के आ रही है। ठीक है, V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, E की जगह E इक्विवेलेंट है, R की जगह R इक्विवेलेंट है, समीकरण यही अपने को लिखनी है, E माइनस आई आर। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान दो कि ये जो धारा है वो इन दोनों सेलों से प्राप्त की जा रही, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि यही धारा इस अकेले सेल से प्राप्त की जा रही। बात एक ही हुई ना भाई, दोनों सेलों से कितनी धारा प्राप्त हो रही है, आई, उतनी ही किससे प्राप्त होगी, इस सेल से प्राप्त होगी, तभी तो ये तुल्य होगा इनके। ठीक है, तो ये वाली समीकरण है, वो मान सकते हैं ना भाई, ये इसके लिए, ये इसके लिए, तो इसकी समीकरण तो ये वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही है। इसके लिए अपन ये सरल किया तो ये इक्वेशन आई, इसमें ये आ रही है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या है, एक ही है। ये किसके इक्वल है, V के, ये किसके, I के। तो यहाँ इस वाले को अपन किसके इक्वल कर लेंगे, V के, मतलब V वाला पद इस साइड लेके आ जाएंगे और V लेफ्ट साइड में बच जाएगा, बाकी राइट साइड में। तो ध्यान दो, ये वाला पद है, ये इस साइड लेके जाएंगे अपन, तो ये हो जाएगा प्लस का V R1 प्लस R2 R1 इंटू R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2 माइनस आई। ठीक है, ऐसी समीकरण बनानी है, V के पद में बनानी है। तो ये हो जाएगा भाई, ये जो पद है ना, ये इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाएंगे तो ये यहाँ इंटू में, तो ये यहाँ किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यहाँ भाग में आएगा तो इसके भाग में भी आएगा और इसके में, दोनों के भाग में आएगा। तो ध्यान दो, ये हो जाएगा V इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 R1 इंटू R2 माइनस आई, और इस पूरे के बट्टे में क्या आएगा, ये वाला पद R1 प्लस R2 इंटू R1 R2। ठीक है, तो अब ये वाला जो पद है, इसके भी बट्टे में, इसके भी, दोनों के बट्टे में ही, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि V इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 R1 प्लस R2 R1 इंटू R2, ये तो पहले के हो गए, फिर माइनस आई के नीचे भी आएगा ये R1 प्लस R2 R1 R2, ये इस तरीके से। अब इसको सरल करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ ये जो पद है, इसके साथ में और क्या अंश हर में E1 R2 प्लस E2 R1, और इसके साथ में ये भी है ना R1 R2। अब ध्यान दो, ये जो पद है इसको अलग सरल करेंगे, इसको अलग से सरल करेंगे, तो किस प्रकार से सरल करेंगे, ये इस तरीके से कि भाई A बट्टा B एक भिन्न अपने पास में, दूसरी भिन्न C बट्टा D। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, A बट्टा B, पहली तो ऐसी की ऐसी रहेगी, दूसरी इंटू में क्या हो जाएगी, D बट्टा C। तो वही यहाँ करेंगे अपन, V इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2, यह तो ऊपर वाली भिन्न हो गई, वो तो ऐसी की ऐसी रहेगी, नीचे वाली भिन्न इंटू में आ जाएगी D बटा C। ठीक है, तो ये R1 R2 ये तो ऊपर हो जाएगा और R1 प्लस R2 ये नीचे हो जाएगा, इस तरीके से। माइनस आई, तो ये वाली भिन्न भी कैसे हो जाएगी, सेम ऐसे ही R1 R2 R1 प्लस R2, इस तरीके से ही हो जाएगी। ठीक है,
तो अब ध्यान दो, ये जो कैंसिल हो रहे हैं R1 R2, और उसके बाद में क्या पद बचेगा, V बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में क्या बचेगा, ये वाला R1 प्लस, क्योंकि ये तो इससे कैंसिल हो गए ना, तो R1 प्लस R2, ठीक है। उसके बाद में माइनस I, और ये सेम R1 R2 R1 प्लस R2, इस तरीके से। तो एक बार इसको दोबारा से ध्यान दो, ऐसा क्यों किया अपन ने चेंज करके, क्योंकि ये अपन ने यहाँ ये जो इतनी सी इक्वेशन निकाली थी वो क्या थी, वो ये थी कि अपन ने ये वाले यहाँ से काम में लिया I बराबर I1 प्लस I2, इस बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ठीक है। कितनी धारा है, I। इन दोनों सेलों की जगह एक तुल्य सेल ले लिया जो बराबर काम करेगा इसके, और उस सेल का विद्युत वाहक बल तुल्य विद्युत वाहक बल होगा, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध तुल्य आंतरिक प्रतिरोध होगा, ठीक है। बराबर काम कर रहा है, इसका मतलब उतनी ही धारा इस सेल के कारण ली जाएगी। तो कितनी धारा, I, यहाँ भी कितनी I। अब यहाँ अगर इस सेल के लिए इक्वेशन पढ़े अपन ये वाली E माइनस आई आर इक्वल टू वी, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E की जगह तो E इक्विवेलेंट माइनस I की जगह I, और R की जगह क्या आएगा, R इक्विवेलेंट। समझे। तो ये है जो अपन इन दोनों का तुल्य, इन दोनों सेलों का तुल्य सेल आया था उसके लिए समीकरण, ठीक है। और ये जो धारा की समीकरण थी I यहाँ तक, वो है इन दोनों सेलों से ली गई धारा या इस अकेले सेल से ली गई धारा, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये अकेले सेल से ली गई धारा, इसका मतलब ये इस वाले के लिए है, मान सकते हैं इसके लिए, इसी के लिए है ये। इसके लिए समीकरण ये होती है V इक्वल टू, तो इसको अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया, V में। किस में कन्वर्ट कर लिया, V का पद इस साइड लेके आ गए, और सिर्फ V रखना तो ये वाला पद है वो भाग में चला जाएगा, फिर सरल करेंगे इसको, और इस तरीके से V के समीकरण। तो अपन कह सकते हैं कि भाई ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण दोनों क्या है, एक ही है। तो आगे अपन इस समीकरण को लिखें, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। और अब दोबारा से अगर अपन लिखना चाहे कि पुनः जो अपना ये डायग्राम 2 है, परिपथ 2 है, पुनः परिपथ या तुल्य परिपथ 2 से, ठीक है। तो यहाँ इस 2 परिपथ से अगर अपन इक्वेशन लिखना चाहें तो वो क्या होगी, ये वाली होगी, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और 4 तो एक ही है, तो तुलना कर सकते हैं इसकी। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, इनकी तुलना करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड में V है, लेफ्ट साइड में V है, उसके बाद में यहाँ E इक्विवेलेंट है और यहाँ ये आ रहा है। तो तुलना करने पर अपने को क्या प्राप्त हुआ, E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, ये वाली पूरी वैल्यू, E1 R2 प्लस E2 R1 बट्टे R1 प्लस ये वाली इक्वेशन प्राप्त हुई। और ये क्या है, E इक्विवेलेंट, यह है उस तुल्य सेल का विद्युत वाहक बल या तुल्य विद्युत वाहक बल। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि आपने एक राशि ज्ञात कर ली, 3 राशियाँ जो ज्ञात करनी थी उनमें से एक ज्ञात कर ली, कौन सी, तुल्य विद्युत वाहक बल, E इक्विवेलेंट, ठीक है। समीकरण नंबर 5। अब ज्ञात क्या करना, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। फिर और आगे देखो इसमें अपन तुलना करेंगे, I की जगह I है, R इक्विवेलेंट की जगह क्या है, ये वाला पद। तो आप लिख सकते हो R इक्विवेलेंट की जगह क्या आ रहा है, R1 इंटू R1 प्लस R2। ये क्या हो गया, क्या प्राप्त हो गया, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है। अब अपने को ज्ञात करना है तीसरी राशि जो बच गई, वो क्या है, बाह्य परिपथ या बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो अब आपको लिखना है बाह्य
प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा। ठीक है, तो अब ध्यान दो, ये आपने ये समीकरण लिखी, इसमें आप पक्षांतरण करोगे, इसको इधर लेके आओगे। ठीक है, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, देखो आई आर इक्विवेलेंट एक साइड आ गया, आर इक्विवेलेंट एक साइड। ठीक है, या उससे पहले V बराबर क्या होता है, आई आर बराबर ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये वाला पद इस साइड लेके जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन आने के बाद में क्या हो जाएगा, आई आर प्लस आर इक्विवेलेंट, और इस साइड क्या बच गया, ई इक्विवेलेंट, और आई का मान क्या हो गया, ये बट्टे में आ जाएगा। तो आई बराबर क्या बच गया, ई इक्विवेलेंट बट्टे आर। तो आप लिख सकते हो आई बराबर ई इक्विवेलेंट, ठीक है, बट्टे आर प्लस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, पहले वाले में भी अपन ने किया था ये, तो आपको याद हो गया होगा कि क्या समीकरण होती है इसकी, इसकी समीकरण होती है आई इक्वल टू ई इक्विवेलेंट बट्टे आर प्लस आर। याद ही रखनी है। ठीक है, जिनको याद नहीं हुई ये याद कर लो कि संयोजन से अगर अपन देखें कि बाह्य प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो वो होगी ये वाली। ठीक है, या फिर नहीं याद हुआ किसी को, तो एक बार अपन दोबारा यहाँ से कर लेंगे कि ये समीकरण नंबर कितनी है, 4। तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या है, V बराबर ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, जो वहाँ किया था वो दोबारा यहाँ कर रहे हैं। V बराबर क्या होता है, आई आर बराबर ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आई का पद इस साइड लेके आओगे तो ये हो जाएगा आई आर प्लस आई आर इक्विवेलेंट बराबर ई इक्विवेलेंट, आई कॉमन आ गया और यहाँ क्या बच गया, आर प्लस आर इक्विवेलेंट, और वो इस साइड आएगा। देखो आई कॉमन आने के बाद में क्या बच गया, आर प्लस आर इक्विवेलेंट बराबर ई इक्विवेलेंट, और ये भाग में चला जाएगा। तो ये अपने पास में बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। इसमें आपको ई इक्विवेलेंट का मान कैसे ज्ञात करके लिखना है, इस वाले से। आर इक्विवेलेंट का मान किससे ज्ञात करके लिखना है, इससे। ठीक है, तो ये तो है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन पहले ही अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम की अगर बात करें अपन, तो श्रेणी क्रम में ये वाला जो पद है वो कितना आता था, E1 प्लस E2। डायरेक्टली याद रखना कि श्रेणी क्रम में अगर दो सेल जोड़े गए तो उनका तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, E1 प्लस E2। समांतर क्रम में जोड़े गए तो क्या होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2। श्रेणी क्रम में अगर दो सेल जोड़े गए तो उनका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, R1 प्लस R2। लेकिन समांतर क्रम में जोड़े गए तो उनका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 R1 प्लस R2। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का सूत्र यही रहेगा, जिसमें आपको अगर श्रेणी के लिए है तो ई इक्विवेलेंट की जगह E1 प्लस E2 लिखना है, और समांतर है तो ये लिखना है। ठीक है, ऐसे ही आर इक्विवेलेंट की वैल्यू श्रेणी में तो क्या होगी, R1 प्लस R2। समांतर में क्या लिखनी पड़ेगी, ये वाली लिखनी। ठीक है, तो डेरिवेशन थोड़ी सी लंबी ज़रूर है इसमें, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो स्टेप बाय स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि अगर श्रेणी या समांतर कौन सा है। अगर श्रेणी है तो वहाँ टर्मिनल वोल्टता अलग अलग होगी, और स्टार्ट करेंगे V बराबर V1 प्लस V2। और अगर समांतर है तो दोनों सेलों से अलग अलग मान की धारा ली जाएगी, तो कुल धारा जो बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित होगी वो क्या हो जाएगी, I बराबर I1 प्लस। तो समांतर के लिए आप इससे स्टार्ट करोगे। जब आप इससे स्टार्ट करोगे तो I1 का मान लिखना है, I2 का लिखना है। वो I1 I2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, वो पहले सेल से I1 ज्ञात होगा, दूसरे सेल से I2। फॉर्मूला क्या काम में लेना है, V इक्वल टू E माइनस I। जैसे ही आप I1 I2 ज्ञात करके यहाँ लिखोगे, सरल करते जाओ। ठीक है, सरल करने के बाद में जब आप यहाँ पहुँचोगे, इतना सरल कर चुकने के बाद में
तब आप देखते हो कि भाई इस समीकरण की तुलना करके अपने को ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, ठीक है, तो वो तुलना किससे करनी है, इस वाले से करनी। तो इसकी समीकरण ये होती है जो v के पद में, भाई लेफ्ट साइड में क्या v है, तो इसमें भी लेफ्ट साइड में क्या आना चाहिए v। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ जाके आप भूल जाते हो कि अब कैसे करें, ठीक है। भाई दिक्कत होगी अगर मान लो ये प्रश्न आप करने बैठो दोबारा से, आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, तो फिर भी ये बीच में आप अटक जाते हो। कारण यहाँ है, ये है वो कारण। यहाँ आने के बाद में आपको नहीं याद रहेगा कि कैसे करेंगे, तो पहले से इसको समझ लो कि यहाँ कोई दिक्कत अपने को नहीं आनी चाहिए। क्या दिक्कत आएगी, वो दिक्कत ये है कि अब इसकी तुलना किस प्रकार से करें, करनी किससे, इससे करनी। तो इससे करनी है तो इसके लेफ्ट साइड में v है, इसके लेफ्ट साइड में क्या i, तो इसके भी लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, v होना चाहिए। तो इस वाले पद को पूरे को उठा के लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, प्लस का हो जाएगा। ये i प्लस का था, उसको राइट साइड में लेके आ गए, किसका हो गया, माइनस का। सिर्फ और सिर्फ क्या है, v, तो यहाँ भी क्या रहना चाहिए, v। तो ये हटा दो, ये गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा, पूरे के भाग में आएगा, इसके भी भाग में आएगा और इसके भी भाग में आएगा। फिर सरल कर लो, नीचे वाली भिन्न क्या हो जाएगी, हर बट्टा अंश हो जाएगी। यहाँ भी नीचे वाली भिन्न क्या हो जाएगी, हर बट्टा अंश हो जाएगी। R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ यह पद बचेगा और यहाँ ये। अब इसकी तुलना कर सकते हो, v के में ये ना ये, तो ये v बराबर क्या होता है, ई इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट की जगह ये आ गया जो तुल्य विद्युत वाहक बल होगा, माइनस आई है R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की जगह ये है, तो ये क्या हो गया, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। उसके बाद में आपको धारा ज्ञात करनी है। तो धारा के लिए आपको ये सूत्र याद रखना, डायरेक्टली लिख सकते हो आप, जिसमें आप लिखोगे ई इक्विवेलेंट का मान समीकरण 5 से, आर इक्विवेलेंट का मान समीकरण 6 से। अगर डायरेक्टली किसी की याद नहीं रहती तो आप आई, देखो इससे आई का मान ज्ञात करना है तो इस आई को पक्षांतरण करके इधर लेके आ जाओ। टर्मिनल वोल्टता प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, यही होता है ना टर्मिनल वोल्टता, वो क्या होता है ओम के नियम से, V बराबर आई आर, ठीक है। तो आप आई आर ये फिर इस तरीके से सरल करके आओगे तो आई का मान यही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से श्रेणी भी पढ़ लिया अपन ने, समांतर क्रम संयोजन भी पढ़ लिया। ये जो चैप्टर है ये लगभग कंप्लीट ही है, ठीक है। सबसे पहले अपन ने इसके बारे में क्या पढ़ा था, क्या था इस पूरे चैप्टर का नाम, वो था विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में धारा घनत्व को पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि भाई धारा है वो कैसे प्रवाहित होती है। तो कैसे प्रवाहित होती है, किससे प्रवाहित होती है, सेल से। किससे होती है, सेल से। तो अपन ने लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में किसको पढ़ा है, सेल को पढ़ा है। अब सेल से कैसे प्रवाहित होती है, जैसे ये वाला सेल है, इससे धारा प्रवाहित हो रही है इस बाह्य प्रतिरोध R में। तो उसका कारण क्या, तो उसका कारण अपने को ओम के नियम में मिलता है। ओम के नियम में क्या मिलता है, ओम के नियम में मिलता है कि जैसे अपन सेल जोड़ते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि इस प्रतिरोध के, जिस प्रतिरोध से जोड़ा जाता है ना, उस प्रतिरोध के सिरों पर क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर। विभवांतर का मतलब कि इस सिरे और इस सिरे के जो विभव का अंतर है वो अलग अलग होता है, इसका विभव अलग होता है, इसका विभव अलग होता है। इस तरीके से एक निश्चित विभवांतर है वो अपने को प्राप्त होता है, और विभवांतर प्राप्त होने की ही वजह से बाह्य प्रतिरोध में सेल के कारण क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो एक बार ये दोबारा से ये जो पॉइंट है आप ध्यान रखो कि सेल क्यों पढ़ा इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है धारा, और धारा के लिए जो स्रोत अपन काम में लेते हैं वो क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। और सेल से धारा कैसे प्रवाहित होती है, क्या कारण होता है, तो जैसे ही अपन सेल जोड़ते हैं बाह्य प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है। उसका कारण ये है कि उस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, इसका मतलब एक सिरे पर अलग विभव, मतलब दूसरे पर अलग, मतलब एक पर कम और एक पर ज़्यादा हो गया, तो दोनों का विभव में अंतर हो गया, यानी क्या उत्पन्न हो गया, इसके सिरों पर विभवांतर। ये इसका कारण होता है धारा प्रवाह का, ठीक है। उसके बाद में विभव और विभवांतर को अपन एक पहले के जो लेसन था उसमें पढ़ाइए, विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। ओम के नियम में आगे अपन ने देखा कि ओम का नियम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक को अपन क्या बोलते हैं, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप,
J बराबर सिग्मा ई। और वहाँ अपन ये पढ़ के आए थे कि भाई सिग्मा क्या होती है, तो सिग्मा होती है चालकता। क्या होती है? चालकता। और उस सिग्मा का जो सूत्र है वो अपन ने टो के पद में पढ़ा था। किसके पद में पढ़ा था? टो के पद में, कि भाई सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? एन ई स्क्वायर टो बटे एम। फिर उसके बाद में इसी चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि भाई एक होता है प्रतिरोध, एक होता है प्रतिरोधक, और एक क्या होता है? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोध तो क्या होता है? धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा। प्रतिरोधक क्या होता है? बाधा उत्पन्न करने वाला, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रतिरोधक। और वो प्रतिरोधक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है तार आबद्ध प्रतिरोधक, और एक क्या होता है? दूसरा का क्या नाम है? कार्बन प्रतिरोधक। ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था? प्रतिरोधकता। जो ओम के नियम में चालकता जो पढ़ी थी उसके व्युत्क्रम को अपन क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है। प्रतिरोध के बारे में फिर अपन ने पढ़ा कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रम। और इससे एक सूत्र आया था आर समानुपाती एल बटे ए, और समानुपाती नियतांक क्या था? रो। तो वो रो क्या होती है? प्रतिरोधकता। ठीक है। तो प्रतिरोधकता का एक तो सूत्र आर के सूत्र से आ गया, आर बराबर रो एल बटा ए से आ गया। और एक सूत्र किससे आएगा? चालकता के व्युत्क्रम से। चालकता का सूत्र होता है एन ई स्क्वायर टो बटे एम। तो प्रतिरोधकता इसका उल्टा होता है, तो वो हो गया एम बटे एन ई स्क्वायर टो। फिर अपन ने पढ़ा था कि ये जो प्रतिरोधकता या चालकता किसी एक टर्म में पढ़ लो, प्रतिरोधकता या चालकता किसी एक के लिए पढ़े कि उन पर ताप का क्या प्रभाव उठता है। तो चालक पदार्थों के लिए पढ़ा, कुचालकों के लिए पढ़ा, अर्धचालकों के लिए पढ़ा। आपको ध्यान रखना है कि ताप बढ़ाते हैं तो चालक पदार्थों की चालकता कम हो जाती है, जबकि कुचालकों की और अर्धचालकों की चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसका रीजन क्या था वो अपन ने लिखा है, आपको याद रखना है। परीक्षा में पूछा जा सकता है 1 नंबर के प्रश्न में कि ताप बढ़ाने पर चालकों की चालकता कैसे प्रभावित होती है, बढ़ती है या घटती है, ये लिखना आपको, और क्यों, क्यों का कारण मिले। तो वो जो रीजन है वो अपन ने वहाँ लिखा था। ठीक है। और फिर अपन ने सेल के बारे में पढ़ा, लास्ट में सेलों का संयोजन अपन ने पढ़ा था, प्रतिरोधों का संयोजन भी पढ़ा था, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। ये जो डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है परीक्षा की दृष्टि से। अगर अपन देखें तो जो 4 नंबर का प्रश्न है या 3 नंबर का जो प्रश्न है उसमें पूछा जा सकता है सेलों के जो संयोजन है उसके बारे में, या तो श्रेणी में या समांतर में पूरा प्रश्न आएगा। जैसे समांतर का आ गया कि सेलों के समांतर क्रम संयोजन से तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध आर में प्रवाहित धारा का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये दोनों डेरिवेशन सेलों के लिए, श्रेणी और समांतर क्रम। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो है जो उसमें अपन पढ़ेंगे। ठीक है। एक छोटा सा पार्ट है वो अपन शेष है इस चैप्टर का 5 का। बाद में ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू।